नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। 9th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे बचपन के दिन। बच्चों, इस पाठ की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको महादेवी वर्मा के जीवन परिचय से परिचित कराती हूँ। इनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु प्रयाग में 1987 में हुई थी। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे और माता हेमरानी वर्मा थी और इनके पति का नाम डॉक्टर राम स्वरूप नारायण था। बच्चों, इन्हें पद्म भूषण भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि निहार, यामा निर्जा, सांधी गीत, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, दीपशिखा आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बच्चों, महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदी तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। इनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हम पढ़ेंगे मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय के सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। तो आइए बच्चों, पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। लेखिका बता रही है कि बचपन की जो स्मृतियां होती है वो बिल्कुल ही विचित्र होती है। उनसे जो एक हमारा आकर्षण होता है वो बहुत ही अलग होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब बचपन में हमारे साथ कभी कभी हमारे साथ कुछ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये सब हमारे साथ हो चुका है। बचपन में ऐसी कई बातें होती है जो हमारे साथ होती हैं और फिर हम उस होती हुई घटना को देखते तो हमें लगता है कि ये मेरे साथ पहले हो चुका है। तो इस तरह से लेखिका कहती है कि उसमें एक विचित्र सा आकर्षण होता है। अब लेखिका कहती है परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। लेखिका बता रही हैं, अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की ही नहीं थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। अब लेखिका बता रही कि मेरे परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी, यानी कि उनके परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की हुई ही नहीं थी। और लेखिका बताती है कि जहाँ तक मैंने सुना है कि मेरे परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई। उससे पहले जब कोई लड़की होती थी तो उसको जन्म होते ही मार दिया जाता था। लेकिन मेरे लिए मेरे जन्म से पहले मेरे पिता ने बहुत दुर्गा पूजा की, क्योंकि दुर्गा देवी हमारी माँ दुर्गा हमारी कुल देवी हैं। तो पिता ने बेटी पैदा होने के लिए बहुत सारी दुर्गा पूजाएं बहुत बार दुर्गा पूजा की। और जब मैं पैदा हुई तो घर में मेरी बहुत ज़्यादा खातिरदारी होने लगी। लोग, घर के सभी सदस्य मुझे बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। लेखिका बताती है कि जब मैं पैदा हुई, लेखिका ये बता रही है कि पहले लड़कियों को पैदा होने पर बोझ समझा जाता था। लेखिका यहाँ बता रही है कि जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है वो मुझे नहीं सहना पड़ा। अर्थात लेखिका ये बता रही है कि जब पहले लड़कियां पैदा होती थी तो उन्हें बोझ समझकर मार दिया जाता था। और लड़की होने पर परिवार में ये चिंताजनक बात होती थी कि लड़की पैदा हो गई, लड़की बड़ी होगी, कुलक्षणी बनेगी, हमारे परिवार की नाक कटवा देगी, इस तरह के लोगों के ख्याल होते थे। लेकिन जब मैं पैदा हुई तो मेरे परिवार के सदस्यों के विचार ऐसे नहीं थे। अब लेखिका बता रही कि मेरे परिवार में मेरे बाबा, यानी जो उसके दादाजी थे, वो फारसी और उर्दू जानते थे। पिताजी ने भी अंग्रेजी पढ़ी हुई थी और हिंदी का कोई वातावरण घर में नहीं था। हिंदी के बारे में ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता था। लेखिका बता रही कि मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब वे अपने साथ हिंदी लाई थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उनको मुझको उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। लेखिका बता रही कि जब मेरी माता आई, मेरे पिताजी का विवाह हुआ, तो माँ जबलपुर की थी और वो साथ में हिंदी लाई थी, यानी उन्हें हिंदी अच्छे से आती थी। वो पूजा पाठ भी बहुत करती थी। तो लेखिका बता रही कि सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना मुझे मेरी माँ ने ही सिखाया।
माँ को संस्कृत भाषा भी आती थी। लेखिका बता रही है कि माँ को संस्कृत भाषा भी आती थी। आगे लेखिका कहती है कि बाबा कहते थे आप इसको हम विदुषी बनाएँगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊँचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी मैंने पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फ़ारसी सीखूँ, लेकिन वह मेरे वश की बात नहीं थी। लेखिका बता रही कि मेरे बाबा यानी लेखिका के जो दादाजी थे वो चाहते थे कि वो उसे विदुषी बनाएँ, वो उसे बहुत ही बड़ी विद्वती बनाएँ और उसके संबंध में लेखिका के संबंध में उनके दादाजी के बहुत ही अच्छे विचार थे। लेखिका ने इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ी और उनके दादाजी ये चाहते थे कि उर्दू और फ़ारसी भी सीखे, लेकिन लेखिका कहती थी कि उर्दू और फ़ारसी सीखना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। मैं थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। लेखिका कहती है कि एक बार घर पे मौलवी साहब को बुलाया गया कि वो मुझे उर्दू और फ़ारसी सिखाएँगे, उर्दू भाषा सिखाएँगे। तो मैंने उनको उर्दू बोलते देखा, उर्दू पढ़ते हुए देखा तो मुझे बहुत डर लगा और मैं चारपाई के नीचे जाकर छुप गई, क्योंकि उन्हें उर्दू और फ़ारसी भाषा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेखिका बताती है कि पंडित जी आते थे मुझे संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो मैं संस्कृत पढ़ती थी उनके साथ बैठकर, क्योंकि माँ ने मुझे संस्कृत सिखाई थी और थोड़ी बहुत माँ भी जानती थी तो माँ ने मुझे सिखा दी थी। और गीता में मेरे पंडित जी जो थे जो संस्कृत पढ़ाने आते थे उन्हें गीता भागवत में बहुत रुचि थी। तो पूजा पाठ के समय भी मैं अपनी माँ के पास बैठ जाती थी और संस्कृत भाषा उनसे सीखती थी और सुनती भी थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने-धोने लगी थी। लेखिका बता रही है कि फिर जब मुझे मिशन स्कूल में रख दिया, यानी मेरा दाखिला मिशन स्कूल में मुझे एडमिशन करवाया गया मेरा, तो मिशन स्कूल का जो वातावरण था बिल्कुल ही दूसरा अलग-सा वातावरण था। वहाँ की जो प्रार्थना थी वो भी अलग भाषा में होती थी, तो मेरा मन वहाँ बिल्कुल नहीं लगता था। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया और रोज़ स्कूल जाने में रोना-धोना करती रहती थी, नाटक करती थी, कई बहाने बनाती थी। तो फिर मुझे उस स्कूल से निकाल कर मुझे मेरे दादाजी ने क्राफ्टवर्थ गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मुझे 5वें दर्जे यानी 5वीं कक्षा में भर्ती कराया गया। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय, हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी, हम लोगों का एक ही मेस था। लेखिका बता रही है कि हम लोग वहाँ का जो वातावरण था क्राफ्टवर्थ गर्ल्स कॉलेज का, बहुत अच्छा था। वहाँ पे हिंदू लड़कियाँ, ईसाई लड़कियाँ, यहाँ तक कि मुसलमान जाति की लड़कियाँ भी वहाँ पर थी। तो लेखिका बता रही कि हम लोगों का एक ही मेस था। मेस यानी भोजनालय, जहाँ पर सभी छात्रावास के सभी लोग खाना खाते हैं, सभी बच्चे। तो लेखिका बोल रही कि एक ही मेस था, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, यानी प्याज और लहसुन उस मेस में बिल्कुल नहीं बनता था, सब्जी बिल्कुल बिना प्याज और लहसुन के बनती थी। तो लेखिका बता रही वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएँ रहती थी। उनमें पहले ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली। लेखिका सुभद्रा कुमारी लेखिका बता रही कि वहाँ कमरे में 4 छात्राएँ रहती थी, तो वहाँ पर मुझे सबसे पहली मेरी दोस्त मिली सुभद्रा कुमारी। लेखिका हैं ये भी, आप सभी को पता है, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कई सारी रचनाएँ पढ़ी हैं, कविताएँ, उनके निबंध, उनके नाटक आपने सब पढ़े होंगे। तो सुभद्रा कुमारी इनकी पहली साथी थी, इनकी पहली सहेली बनी थी, जो 7वें दर्जे में मुझसे 2 साल सीनियर थी। वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और महादेवी वर्मा 5वीं कक्षा में, तो वो 2 साल उनसे सीनियर थी। वे कविताएँ लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। लेखिका बताती हैं कि सुभद्रा कुमारी कविताएँ बहुत लिखती थी, तो मुझे भी कविता लिखना बहुत अच्छा लगता था। मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी, क्योंकि बचपन में मेरी माँ भी लिखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको लिखते देखकर, और मेरी माँ पद भी गाती थी, तो वो मैं सुनती थी। विशेषकर मेरी माँ मीरा की पद गाती थी, सवेरे-सवेरे वो गाती थी। सबसे पहले जो वो पद गाती थी उसमें वो मुख्य पद ये था कि जागी जागी कृपा निधान पंछी बन बोले, ये वाला पद मेरी माँ अक्सर गाया करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। यही मुझे सुबह सुना जाता था और प्रभाती भी मेरी माँ गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी, सुन-सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर लिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा जी की खड़ी बोली में लिखती हैं। लेखिका बता रही है कि जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि सुभद्रा जी जो हैं वो खड़ी बोली हिंदी भाषा में लिखती हैं, तो मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा-छिपा कर लिखती थी। मैं उनसे छिपा-छिपा कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, "महादेवी तुम कुछ कविता कविता लिखती हो?" लेखिका बता रही है कि सुभद्रा कुमारी खड़ी बोली में लिखती थी और मैंने भी वैसा ही लिखना शुरू किया। तो सुभद्रा जी बहुत ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी पूरे कॉलेज स्कूल में, और मैं भी जो उनसे लिखती थी, मैं भी जो कविता या जो भी कुछ लिखती थी तो मैं उनसे छुपा-छुपा कर लिखती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी कविताएँ देखें। तो एक दिन सुभद्रा कुमारी ने मुझसे पूछ लिया कि, "महादेवी तुम कुछ लिखती हो क्या? कविता लिखती हो?" तो मैंने डर के मारे में नहीं कह दिया।
लेखिका बता रही कि मैंने डर के माने मारे नहीं कहा। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की सारी किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। लेखिका बता रही कि उनको शक हुआ तो उन्होंने मेरी डेस्क की सारी कविताएँ, सारी जो किताबें थी वो उन किताबों की तलाशी ली, तो उसमें से बहुत कुछ निकल पड़ा। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे ही उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ा और एक हाथ में सारे कागज़ लिए और मुझको पकड़ कर दूसरे हॉस्टल पूरे हॉस्टल में दिखा कर आई कि ये भी कविताएँ लिखती है। लेखिका बताती है कि उन्होंने मेरी कविताओं को पकड़ लिया और एक हाथ में कविताएँ पकड़ी, कविताओं के कागज़ पकड़े और एक एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और पूरा हॉस्टल में मुझे घुमाया और कहा कि देखो ये भी कविता लिखती है। इस प्रकार हम दोनों भी मित्र हो गई, अच्छी मित्र बन गई थी उस समय। लेखिका बताती कि राष्ट्रवेद में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकली थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। लेखिका बताती हैं कि जब दूसरी लड़कियां खेल खेलती थी तो हम एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते थे, उसकी डाली बहुत नीची थी और वहां बैठकर हम दोनों तुक मिलाते थे। तो उस समय एक पत्रिका यानी मासिक पत्रिका थी, तो उस उसका नाम था स्त्री दर्पण, उसी में हम अपनी कविताएँ जो हैं वो भेजते थे। अपनी तुक वेदी छप भी जाती थी और हमारी जो तुक वेदी होती थी, हम जो भी तुक मिलाते थे, जो कविता हम ऊट-पटांग से लिखते थे, थोड़ी बहुत तुक मिली हुई होती, थोड़ी नहीं होती थी, तो वो भी उस इससे दर्पण मासिक पत्रिका में छप जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। लेखिका बता रही कि हमारे कॉलेज के आस-पास ही कवि सम्मेलन होने लगे तो हम दोनों वहाँ जाने लगी और उसमें हिंदी का उस समय प्रचार-प्रसार था। तो उस समय हिंदी का बहुत ही प्रचार-प्रसार था तो मैं सन 1917 में वहाँ आई थी। लेखिका बता रही कि मैं क्राफ्ट्सवेड गर्ल्स कॉलेज में 1917 में वहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया था। लेखिका बताती है कि जिस समय 1917 में जब वहाँ आई थी, तो वहाँ पर गांधी जी का सत्याग्रह भी आरंभ हो गया था और आनंद भवन नाम का एक केंद्र था, वहाँ पर स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बना दिया गया था। उस जगह पर बैठकर सभी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी जो बड़े-बड़े नेता थे भारत के, वो सब बैठते थे और भारत को आज़ाद कराने के लिए आगे की योजनाएँ बनाते रहते थे। जहाँ-तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो राष्ट्रवाद से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी हरिओं जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए, बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 में से 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। लेखिका बता रही कि जब वहाँ पर आस-पास में कवि सम्मेलन होता था तो हमारे कॉलेज की एक मैडम थी वो हमें साथ में लेकर जाती थी और जब हम साथ में जाते थे तो हम भी वहाँ कविता सुनते थे और सुनाते थे। कभी वहाँ पर अध्यक्ष हरिओं जी होते थे, कभी श्री पाठक जी होते थे, श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, तो कभी और कोई भी होता था। और हम ये सोचते थे कि कब हमारा नाम पुकारा जाए और हम बेचैनी से सुनते रहते थे। लेखिका बता रही थी कि मुझे हर बार अक्सर प्रथम पुरस्कार मिलता था और लेखिका बता रही कि मुझे कम से कम 100 से कम पदक तो मिले नहीं थे। मुझे 100 से ज़्यादा ही पदक उस समय मिले थे। लेखिका बता रही कि एक बार की घटना है, याद आती है कि एक बार एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला था, बड़ा नक्काशीदार और सुंदर था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। लेखिका बता रही कि उस दिन कवि सम्मेलन में सुभद्रा नहीं आई थी और मैं गई थी तो मुझे चांदी का एक कटोरा मिला था। बहुत ही सुंदर उस पर नक्काशी की हुई थी और बहुत सुंदर कटोरा था। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा देखो ये मिला है। लेखिका बता रही है कि प्राय सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो कवि सम्मेलनों में बहुत कम जाती थी। तो मैंने उनसे आकर कहा कि देखो मुझे पुरस्कार में क्या मिला है। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। सुभद्रा कुमारी कहती हैं कि ठीक है तुम्हें बहुत अच्छा कटोरा मिला है, ठीक है तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझे खिलाओ, तो मैं जानूँ कि तुम्हें कटोरा मिला है और इसी कटोरे में मुझे खीर खिलाओगी। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-1 2-2 आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो हम पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझे। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया। उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती? मैंने दे दिया और लौट आई। लेखिका कहती हैं कि एक बार की बात है
कि बापू आनंद भवन में आए तो हम लोग क्या करते थे, मैं और सुभद्रा कुमारी हमेशा अपने जेब खर्च में से 1 आना 2 आना देश के लिए बचाते थे, और जब बापू यहाँ आते थे तो हम बापू को देश के लिए वो पैसे, बचे हुए पैसे पैसे उनको दे देते थे। तो उस दिन बापू आए तो जब मैं बापू के पास गई तो मेरे पास पैसे उस समय थे नहीं, तो मैंने कटोरा लेकर गई और बापू को मैंने दिखाया कि देखो बापू, मुझे कविता सुनाने पर ये इनाम मिला है। तो बापू ने कहा अच्छा दिखाओ मुझे। तो उन्होंने उस कटोरे की ओर हाथ बढ़ाया और कटोरा हाथ में लेकर बोला कि ये कटोरा मुझे देती है। तो मैं अब उनको क्या कहती, मैंने कटोरा उनको दे दिया और फिर लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते, लेखिका कहती है कि मुझे दुख इस बात का, कटोरा देने पर मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं कि कविता क्या है। उन्होंने मुझे कविता के बारे में नहीं पूछा कि कौन सी कविता थी, किस कविता को बोलने पर तुम्हें इतना अच्छा इनाम मिला है, पर कविता सुनाने को उन्होंने कहा ही नहीं। लेखिका कहती, पर बापू ने मुझे कविता सुनाने के लिए कहा ही नहीं। लौटकर जब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। लेखिका बताती है कि मैंने बापू को कटोरा दे दिया और आकर सुभद्रा से कहा कि मैंने कटोरा तो चला गया। तो लेखिका कहती है कि सुभद्रा ने मुझे कहा कि और जाओ दिखाने के लिए, तब तो तुम गई थी, दौड़ के खुश होकर गई थी, अब वो कटोरा भी चला गया तुम्हारा। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, कटोरा तुमने दे दिया, लेकिन खीर तो मुझे खिलानी पड़ेगी, भले पीतल के कटोरे में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में, मुझे खीर तो खिलानी पड़ेगी। तो लेखिका कहती, मुझे मन ही मन बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि मैंने पुरस्कार में मिला अपना कटोरा बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जैबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई हुई थी। जैबुन मेरा बहुत सारा काम कर देती थी, वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, मैं भी उससे कुछ न कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम उस्तानी थी, जिसका नाम था जीनत बेगम। जैबुन जब इकड़े तिकड़े या लौकर लौकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना रहा नहीं जाता था। वो कहती थी, वाह देसी कौवा मराठी बोली। जैबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है, ये मराठी कौवा मराठी बोल रहा है। जैबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो हम मराठी ही बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने यह देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेल खंड की आती थी तो वे बुंदेली बोलती थी। लेखिका बता रही कि उस समय सांप्रदायिकता बिल्कुल भी नहीं। तो लेखिका बताती हैं कि उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती वे बुंदेली में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते थे और हम हिंदी पढ़ते थे। तो लेखिका बता रही हैं कि बचपन में सभी जातियों एवं सभी धर्मों के लोगों में परस्पर सद्भाव और मेल मिलाप था। लेखिका के बचपन की बात बताते हुए लेखिका कहती है कि मेरे बचपन के समय में सभी जातियों और सभी धर्मों में आपस में मेल मिलाप था और सद्भावना थी, पर सब एक साथ रहते थे और उस समय सांप्रदायिकता बिल्कुल भी नहीं थी। लेखिका ने उस क्रम में ये भी कहा है कि क्षेत्रीय भाषा में लेखिका बताती है कि एक साथ रहने वाले लोग क्षेत्रीय भाषा में बात करते थे, उन्हें इस बात पर कोई विवाद नहीं होता था। हिंदी में वार्तालाप करने में सभी सुविधा का अनुभव करते थे। उस समय लेखिका विद्यालय में जिस विद्यालय में पढ़ती थी जिस विद्यालय में जिस भाषा का प्रयोग करती थी, आगे भी उसने उसी भाषा का प्रयोग किया था। तो लेखिका बताती है कि उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा ही बोलती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। लेखिका बताती है कि जब मैं विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। लेखिका बताती है कि कभी-कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब भी वे ही चलते हैं। अर्थात बचपन के संस्कार कोमल मानस पटल पर, लेखिका बताती हैं कि बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि वो कोमल कोमल मानस पटल पर मजबूती से जम जाते हैं और वे बड़े हो जाने पर भी वे संस्कार भुलाए नहीं जाते हैं। बचपन के जो संस्कार होते हैं उनकी ये विशेषता होती है कि आजीवन व्यक्ति के आचार, विचार और व्यवहार आदि को प्रभावित करते हुए वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बचपन का एक और संस्कार भी था
कि जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। अब लेखिका बताती है कि हमारे बचपन का एक संस्कार और है कि जब हम जहाँ हम रहते थे वहाँ पर जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छीन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। वो नवाब थे लेकिन उनसे उनकी नवाबी छीन ली गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका लड़का था, उसको राखी बाँधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बाँधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उनको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बाँध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार-बार कहलाती थी भूखी भाई भाई भूखा बैठा है राखी बँधवाने के लिए फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े हमारे ह हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। लेखिका बताती है कि उस समय जाति-पाति का कोई भेदभाव नहीं था। हम जहाँ रहते थे वहाँ पर जवारा के नवाब रहते थे, तो नवाब की जो बेगम थी, वो हमें कहती थी कि तुम हमें बेगम साहिबा कहा करो और उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। और इस तरह से हमारे जो जन्मदिन होते थे वो बेगम साहिबा के घर मनाए जाते थे और नवाब साहब के बच्चों के जन्मदिन हमारे घर मनाए जाते थे। राखी के समय बेगम साहिबा कहती थी कि मेरे बेटे को राखी बांधो और जब तक मैं उनको राखी नहीं बांधती थी तब तक वो अपने बेटे को पानी तक नहीं पीने देती थी। इस तरह से हर चीज़ हमारे मुहर्रम में उनके कपड़े बनते थे तो हमारे लिए भी कपड़े बनवाए जाते थे। इस तरह से हमारे अंदर कोई एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं था। फिर हमारा एक छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, लेखिका बता रही कि मेरा एक छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा जो बेगम साहिबा थी, उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। तो लेखिका कह रही है कि उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि देवर साहब से कह देना कि वो मेरा नेक कर ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वगैरह लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनकी ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो लेखिका बताती हैं कि इस तरह से वो कपड़े वगैरह लेकर आई। कहती थी मेरी माँ को वो हमेशा दुल्हन कहती थी। तो वो कहती थी जिनकी चाची और ताई नहीं होती है, उनको उनकी माँ कपड़े पहनाती। लेकिन इसके तो चाची और ताई मैं ही हूँ, इसलिए मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लेकर आई हूँ और बहुत ही सुंदर कपड़े लेकर आई थी। तो उसने कहा कि ये कपड़े पहनाओ और इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो जो बेगम साहिबा जी थी, जो ताई थी, उन्होंने मेरे भाई का नाम मनमोहन रखा और वही मनमोहन प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस वाइस चांसलर रहे। लेखिका बता रही कि मेरा भाई मनमोहन जो था वो प्रोफेसर बन गया और आगे चलकर वह जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस वाइस चांसलर रहे और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे थे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे थे। तो लेखिका बताती है कि कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। लेखिका बताती हैं कि मेरे छोटे भाई भाई का नाम वही रखा गया जो ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी ज़िंदगी लेखिका बताती कि उनके यहाँ भी ज़िंदगी नहीं उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यों अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। यहाँ लेखिका का कहने का अर्थ ये है कि शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। इस कथन के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से लेखिका ये समझाना चाहती है कि उन्होंने अपने बचपन में हिंदू मुसलमान परिवारों में पारस्परिक प्रेम, मित्रता, उदारता एवं आत्मीयता का जो सपना देखा था, यदि वह सत्य हो जाता तो आज सारे भारत में दोनों ही संप्रदायों में भाईचारे का प्रसार होता। दोनों संप्रदायों के मेल मिलाप में देश में सर्वत्र शांति शांति स्थापित होती और प्रगति का मार्ग प्रशस्त रहता। तब लग, तब भारत की कथा अब कुछ और होती। बच्चों, ये पाठ इधर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।